नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कहानी के नए एपिसोड में। मैं हूं प्रकाश और आप सब देख रहे हैं मिस्टर बहस मंच पॉडकास्टर। आज की जो कहानी है बहुत संवेदनशील कहानी है। आज की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे कि एक 16 साल की शादीशुदा जिंदगी, जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है 13 साल की, दूसरी बच्ची है 9 साल की, 46 साल उम्र हो रहा है, शादी के 16 साल हो गए, फिर भी क्या किसी ने सोचा होगा कि पत्नी पति को मार देगी और फिर बाथरूम में दफन कर देगी, उसी बाथरूम में रोज नहाएगी, उसी बाथरूम में घर के पूरा परिवार स्नान कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा बेटा, मेरा भाई कहाँ है। बस सिर्फ एक उस पत्नी को पता है कि मेरा पति कहाँ है, और वो पत्नी घर वाले के साथ नाटक कर रही है, पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा देती है। उसके बाद गांव वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले, सबकी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। सब लोग उसको सांत्वना देते हैं कि घबराओ मत, तुम्हारा पति जल्द ही वापस आ जाएगा, कहीं गया होगा, गुस्से में चला गया होगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसको इतना मासूम लोग समझ रहे हैं वही असली कातिल है, और कातिल और कत्ल ऐसा किया है कि पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लग रही है। लेकिन पोल तब खुल जाता है जब पुलिस एक दूसरे मामले में छानबीन करती है और औरत घबरा जाती है, और फिर सारा सच सामने आ जाता है और फिर सारा सच उगल देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आगरा में एक जगह है। एक जगह है आगरा में, जिस जगह का नाम है रेणुका धाम। एक कॉलोनी है रेणुका धाम में। एक परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक उसका बेटा जिसका नाम था सुरेंद्र शर्मा, एक उसकी पत्नी जिसका नाम रूबी देवी, और 2 बच्चे, 2 बेटियां, एक बेटी 13 साल की, एक बेटी 9 साल की। बड़े प्यार से ये सब अपने घर में रह रहे थे। 17 मई की बात है। 17 मई को अचानक रूबी देवी अपनी दोनों बेटी को और अपने सास को अपने जेठ के घर भेज देती है, क्योंकि बाजू में ही उसका बड़ा भाई भी रहता था सुरेंद्र शर्मा का, अनिल शर्मा जिसका नाम था, टेम्पू चलाता था। तो टेम्पू चालक अनिल शर्मा के घर पत्नी रूबी देवी अपने सास को और अपने दोनों बच्चों को भेज देती है। उसके बाद 17 तारीख के शाम को, 17 मई की ये बात है, 17 मई के शाम को बड़े प्यार से वो खीर बनाती है, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा को खीर बहुत पसंद था। लेकिन सुरेंद्र शर्मा को क्या पता था कि जिस खीर को वो खा रहा है वो खीर नहीं बल्कि ये मौत की जंजीर है। उसमें प्यार नहीं बल्कि मौत भरा हुआ है। उस खीर में रूबी देवी चीनी के साथ साथ नींद के करीब 1.5 दर्जन गोली मिला देती है। 18 से 20 गोलियां मिलाने के बाद उस खीर को बनाती है और उस खीर को अपने पति के पास जाकर परोस देती है। पति का पसंदीदा खीर, पति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उस खीर का आनंद लेने लगता है। लेकिन पति को क्या पता था कि जिस खीर को वो खा रहा है शायद वो खीर उसका अंतिम खीर होगा। साथियों, जैसे ही सुरेंद्र शर्मा खीर को खाता है, क्योंकि उसमें नींद की गोली मिलाई हुई थी, सुरेंद्र शर्मा को थकान महसूस होने लगता है, नींद आने लगता है, और सुरेंद्र शर्मा खीर खाने के बाद तुरंत सो जाता है। सो जाने के बाद सुरेंद्र शर्मा बेहोश हो जाता है। पत्नी जाकर देखती है तो सुरेंद्र शर्मा बेहोश हो गया था। पति को बेहोश देकर पत्नी गला दाबकर और पति की हत्या कर देती है। पति की हत्या करने के बाद पत्नी रूबी देवी जाती है, फावड़ा लेती है और बाथरूम की खुदाई करने लगती है। करीब 10 फुट लंबा खुदाई करती है, 4 फुट गड्ढा खुदाई करती है। उसके बाद पति के शव को खींचकर बाथरूम में ले जाती है और बाथरूम में ले जाकर पति को उस गड्ढे में डालती है। फिर उस गड्ढे में नमक डालती है और फिर मिट्टी से उस गड्ढे को बंद कर देती है। नमक इसलिए डालती है क्योंकि रूबी देवी ये चाहती थी कि पति का गंध भी बाहर न जाए और पति का शरीर जल्दी गलकर खत्म हो जाए। और पत्नी उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल देती है। फिर दूसरे तीसरे दिन मिस्त्री बुलाती है, कंक्रीट मंगाती है, रेता मंगाती है और फिर उसके ऊपर फर्श बनवा देती है। अब बाथरूम में एकदम चकाचक हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। बाथरूम को एकदम नया बनवा देती है और उसी बाथरूम में वो रोज स्नान भी करती है। 18 मई को अपने जेठ से पत्नी कहती है कि मेरे पति सुरेंद्र शर्मा, जो आपके भाई हैं, वो बिना मुझे बताए पता नहीं कहाँ चले गए। घर से 5,000 रुपए लेकर वो मुझे बिना बताए कहीं ना कहीं चले गए हैं। इधर अनिल शर्मा कहने लगता है कि आखिर कहाँ गया, तुमको कुछ बताया होगा तो बताओ, कुछ तुमको कुछ मालूम होगा तो बताओ। पत्नी रूबी देवी कहती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है और वो कहाँ गए हैं मुझे बताया भी नहीं। बस 5,000 रुपये मैं देख रही हूँ कि घर में नहीं है और 5,000 रुपये लेकर वो चले गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सुरेंद्र शर्मा कुछ करता नहीं था। माँ को पेंशन मिलती थी क्योंकि बाप उनके टीचर थे और बाप की मृत्यु हो गई थी।
माँ को पैसे मिलते थे, माँ को करीब 28,000 रुपये महीने में पेंशन मिलते थे। उसी पेंशन के पैसे से घर चलता था। सुरेंद्र शर्मा दारू वारू भी पीता था, जिसकी वजह से पत्नी रूबी देवी के साथ उसका झगड़ा उगड़ा भी आए दिन होते रहता था। अब पत्नी रूबी देवी अपने जेठ से कहती है कि अब वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर 2-4 दिन 5 दिन ढूंढते ढूंढते 1 सप्ताह बीत गया। उसके बाद फिर अनिल शर्मा और रूबी देवी दोनों मिलकर जाकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। आप सोचिएगा कि रूबी देवी कितनी चालाक औरत है, अपने जेठ के साथ जाकर और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देती है और वहाँ बताती है कि मेरे पति जो है 18 तारीख को पता नहीं कहाँ चले गए हैं और उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस भी सुरेंद्र शर्मा को ढूंढने लगती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ अता पता नहीं लगता है, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा इस दुनिया में नहीं है और सुरेंद्र शर्मा बाहर भी नहीं है। सुरेंद्र शर्मा तो घर के अंदर है, बाथरूम में है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है। ये बात सिर्फ उसके पत्नी रूबी देवी को मालूम है और रूबी देवी रोज उसी बाथरूम में स्नान करती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा हार्ट होगा रूबी देवी का, कितना बड़ा जिगरा होगा उसका, जो अपने पति की हत्या करके और फिर आराम से उस बाथरूम में स्नान करती है। अब उधर पुलिस परेशान, पुलिस भी ढूंढ रही है, सुरेंद्र शर्मा का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। इधर घर वाले परेशान, इधर घर वालों के साथ साथ रूबी देवी भी परेशान, सबके साथ नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। गांव मोहल्ले आस पड़ोस के लोग भी रूबी देवी के पास आते हैं। रूबी देवी से जैसे ही पूछते हैं कि सुरेंद्र शर्मा आया कि नहीं, रूबी देवी रोने लगते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चियां पूछ रही हैं कि पापा कब आएंगे माँ, तो माँ बोल रही है कि बेटा बहुत जल्द पापा आ जाएंगे। बस झूठा दिलासा दे रही है, क्योंकि रूबी देवी को तो सब पता है कि पापा कभी आने वाले नहीं है। आस पड़ोस के लोग रूबी देवी को दिलासा देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, जहाँ भी होंगे वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। गुस्से में चले गए होंगे क्योंकि पीने खाने के शौकीन है, आप कुछ बोले होंगे, वो चले गए होंगे, फिर वो आ जाएंगे, आप इतना घबराइए मत। सब लोगों को क्या पता था कि जिस औरत को लोग ढांढस बनवा रहे हैं, जिस औरत को लोग मासूम समझ रहे हैं, वही औरत असली कातिल है। एक दिन ऐसा समय आता है कि पुलिस एक पुराने केस की तहकीकात में, पुराने केस के छानबीन में, पुराने केस के मामले में सुरेंद्र शर्मा के घर पहुंचती है, क्योंकि 17 साल पहले एक ट्रक चोरी मामले में सुरेंद्र शर्मा का नाम था। उसी ट्रक चोरी मामले में सुरेंद्र शर्मा से पूछताछ करने के लिए पुलिस रूबी देवी के घर पहुंचती है, सुरेंद्र शर्मा के घर पहुंचती है। लेकिन सुरेंद्र शर्मा तो घर पर थे नहीं। रूबी देवी से जब पुलिस पूछती है तो रूबी देवी बताती है को तो घर पे नहीं हो, तो कब के गए हैं, हमने गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया है। फिर पुलिस 2-4 सवाल रूबी देवी से पूछती है और पुलिस चली जाती है। पुलिस को चले जाने के बाद रूबी देवी टूट सी जाती है और रूबी देवी को लगता है कि अब शायद मेरा पोल खुलने वाला है, अब शायद मैं पकड़ी जाऊं। रूबी देवी अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करती है और रूबी देवी खूब रोने लगती है, खूब रोने लगती है। उधर अनिल शर्मा को लगता है कि शायद मेरा भाई लापता है, इसलिए मेरी भवे जो है रो रही है, इसलिए शायद वो दर्द में चीख रही है। अनिल शर्मा उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि चुप रहो, शांत रहो, मेरा भाई आ जाएगा, तुम्हारा तकलीफ को मैं समझ रहा हूँ, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनिल शर्मा कहता है कि जो भी बात है मुझे बता दे, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। अनिल शर्मा ये कहते हैं कि तुम मुझे वो बातें बता दो जो बातें तुम्हारे साथ और उसके साथ हुई होगी, और जिस बात से नाराज होकर सुरेंद्र शर्मा घर से भागा होगा, मुझे सारी बात बता दो। चाहे सिचुएशन जो भी हो, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब रूबी देवी टूट जाती है। रूबी देवी इस भ्रम में आ जाती है कि शायद उसका जेठ उसका साथ देगा और उसकी भाई की हत्या की बात अगर अनिल शर्मा से बता देगा तो अनिल शर्मा रूबी देवी को बचा लेगा। अब रूबी देवी कहने लगती है कि आपके भाई और मेरे हस्बैंड कहीं गए नहीं है, बल्कि वो घर पर ही है। अनिल शर्मा घबरा जाता है, कहता है कि कहाँ घर पर है। अनिल शर्मा को लगा कि शायद मेरा भाई आ गया है। अनिल शर्मा ढूंढने लगता है कहाँ घर में है। रूबी देवी बताती है कि वो बाथरूम में है। जाकर बाथरूम में अनिल शर्मा देखते हैं, बाथरूम में भी उनका भाई सुरेंद्र शर्मा नहीं मिलते हैं। फिर आकर पूछते हैं कि बाथरूम में भी वो नहीं है, बाथरूम में कहाँ है। तो रूबी देवी कहती है कि बाथरूम में नहीं है, वो बाथरूम के नीचे है। और फिर अनिल शर्मा को सारी बात बताने लगती है, कहने लगती है कि मैंने उनको इस बाथरूम के नीचे दफना दिया है। जैसे ही अनिल शर्मा ये बात सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो अनिल शर्मा के पूछताछ करने के बाद रूबी देवी बताती है कि मैंने खीर में मिलाकर उनको नींद की दवा खिला दी और नींद की दवा खाने के बाद वो बेहोश पड़ गए। बेहोश पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हो गई तो घबरा कर मैंने उनको बाथरूम में दफना दिया। फिर अनिल शर्मा पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस रूबी देवी को अरेस्ट करके ले जाती है। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि पुलिस ने भी ऐसा प्लान कभी सुना न था, न कभी जाना था। अगर सुरेंद्र शर्मा के घर पुलिस 17 साल पुराने केस में छानबीन करने के लिए नहीं जाती तो शायद आज भी
रूबी देवी सुरेंद्र शर्मा के गमक किसी को नहीं लगने देती और सुरेंद्र शर्मा को आज भी लोग लापता ही मानते। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति को मारा कैसे, तो रूबी देवी ने पुलिस के सामने ये कहने से इनकार कर दिया कि मैंने उनको मारा है, बल्कि रूबी देवी पुलिस के सामने ये कहती है कि वो खुद ही फांसी के फंदे से लगाकर और सुसाइड कर लिए थे। जब वो उनका डेथ हो गया था उसके बाद मैं घबरा कर और उनको बाथरूम में दफन कर दी। जब पुलिस पूछने लगी कि तुमने ये आइडिया लिया कहाँ से, पुलिस हैरान होकर पूछने लगती है कि तुमने ये आइडिया कहाँ से लिया, तुमको कैसे लगा, तुमको किसने बताया कि बाथरूम में दफन कर दे। तो रूबी देवी बताती है कि कई साल पहले मैंने दृश्यम 3 देखी है, अजय देवगन की जो मूवी थी मैंने वो देखी है और उसका कहानी मुझे पूरा याद है। और उसी कहानी के माध्यम से हमने अपने पति को ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम में गड्ढा खोद कर और उस गड्ढे में नमक और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। उसके बाद मिस्त्री को बुलाकर ऊपर से कंक्रीट करा दिया और बाथरूम में पूरे घर के लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि बाथरूम के नीचे उसका पति, उसका बेटा, उसका बाप दफन है। तो आज की कहानी जो हमने आपको बताया, आप इस कहानी को किस माध्यम से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? आज की कहानी में एक पत्नी जिसका शादी करीब 16 साल पहले हुआ है, उम्र करीब 40 साल है, पति का उम्र करीब 44 साल है, और इस उम्र में अगर ऐसे घटना का अंजाम औरतें देंगी तो आखिर भरोसा मर्दों को किस पर होगा? क्या इस दुनिया से अब मर्दों को औरत के हाथ से ही खत्म हो जाना है? क्या होने वाला है इस दुनिया में? आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।